Fine dear students, as continuing your chapter 1 revision, today we will discuss the so many branches of psychology. Okay, so let's start. Cross cultural and cultural psychology examines the role of culture in understanding behavior, thought and emotion. अब ये जो आपका क्रॉस कल्चरल और ये जो कल्चरल साइकोलॉजी इसका क्या वर्क है? इसका ये वर्क है कि आपका जो बिहेवियर है, जो आपके थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, उसमें हमारी जो कल्चर है उसका क्या रोल है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी कल्चर है उसका हमारे थॉट्स पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे कि आपकी वेस्टर्न कल्चर से जो पर्सन आते हैं, जो रिलेटेड होते हैं, वो उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। जबकि हमारी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, हमें क्या बताती है कि पहले दूसरों के बारे में सोचना है, उसके बाद हमें अपने बारे में सोचना है। यहाँ पर क्या है, कल्चर का इफ़ेक्ट पड़ रहा है किस पर, हमारे थॉट्स पर, हमारे बिहेवियर पर। अब इमोशंस पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लाइक एग्रेशन है या कुछ चीज़ें जो वेस्टर्न कल्चर में ठीक मानी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या माना जाता है, उनको ठीक नहीं माना जाता। अगर कोई पर्सन ब्लंट है, बिना सोचे समझे बहुत जल्दी रिप्लाई कर देता है, तो उसको भी क्या समझा जाता है कि ये ठीक नहीं है पर्सन। जबकि जो आपकी वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ में इनको नॉर्मल ही बोला जाता है वहाँ पर। जो हमारी कल्चरल साइकोलॉजी है, ये क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी है, वो किसको एग्जामिन करती है, किसको स्टडी करती है, कल्चर का इफ़ेक्ट बिहेवियर पर, थॉट्स पर एंड इमोशंस पर कैसे पड़ता है, ठीक है, और उसका क्या रोल है। It assumes that human behaviors is not only a reflection of human biological potential but also a product of culture. अब ये क्या एज्यूम करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती है, ये एज्यूम करती है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो केवल एक रिफ्लेक्शन किस चीज़ का नहीं है, आपका ह्यूमन बायोलॉजिकल जो आपका पोटेंशियल है उसको ही रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि वो क्या शो करता है, आप किस कल्चर से पले बड़े हुए हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहे हैं, किस तरह की कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, वो भी आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके बिहेवियर पर रिफ्लेक्शन डालती है। यहाँ पर क्या है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो वहाँ पर मैटर करते ही हैं, लेकिन आपकी जो कल्चर है वो भी मैटर करती है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। Therefore, behaviors should be studied in its socio-cultural context. इसीलिए ये माना जाता है कि जो बिहेवियर है उसको किस कंटेक्स्ट में हमें स्टडी करना चाहिए, सोशियो-कल्चरल कंटेक्स्ट में। ओके, द नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। Environmental psychology, interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution and natural disasters on human behavior. अब जो आपकी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है, जैसे कि इसके नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किस चीज़ पर फोकस करती है, किस चीज़ को स्टडी करती है, ये करती है कि जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं एक ह्यूमन के बिहेवियर पर। लाइक आपके जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गई, पॉल्यूशन हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये सब क्या है, ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर इफ़ेक्ट डालते हैं। आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए, फॉर एग्जांपल कि आप एक रूम में बैठकर स्टडी कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, अचानक से उस रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आपकी स्टडी पर नहीं पड़ेगा, आपके बिहेवियर पर नहीं पड़ेगा, नेचुरली पड़ेगा। आप क्या फील करेंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे और अजीब सा आपको बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे आपको। तो वो क्या है, इन्वायरमेंट ने आपके ऊपर इफेक्ट डाला और आपका बिहेवियर जो था वो चेंज हो गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, द इमोशनल स्टेट एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड। अब ये जो आपकी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है वो किसको इन्वेस्टिगेट करती है, जो फिज़िकल अरेंजमेंट होते हैं वर्क प्लेस पर, ठीक है, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ पर, इमोशनल स्टेट पर या फिर इंटरपर्सनल रिलेशंस पर, उसको भी इन्वेस्टिगेट करती है। अब इस चीज़ को इस तरह से समझिए
कि वर्क प्लेस है, लाइक मेरा वर्क प्लेस क्या है, स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल में अगर मुझे प्रॉपर ढंग से काम करने की फ्रीडम नहीं मिल रही है, ठीक है, मैं मॉर्निंग में आ रही हूँ, मॉर्निंग में मुझे जो है इतनी सारी क्लासेस दी हुई हैं, वहाँ पर अगर मुझे 5 मिनट्स का भी रेस्ट नहीं मिल रहा, अगर मैं रेसेस भी बहुत मुश्किल से ले पा रही हूँ, अपना जो ब्रेकफास्ट या जो भी चीज़ लेके आई हूँ मैं खाने के लिए, वो बहुत मुश्किल से ले पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो वहाँ पर क्या होगा, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो क्या हैं, मेरे लिए ऐसी हैं जो मुझे मेंटल स्ट्रेस भी देंगी, मेरी बॉडी को भी क्या करेंगी, वो रिलैक्स नहीं होने देंगी। तो क्या मैं उस इन्वायरमेंट में, उस वर्क प्लेस पर ढंग से तरीके से काम कर पाऊँगी? नहीं। तो ये जो आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है, ये क्या स्टडी करता है कि वर्क प्लेस पे किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ढंग से तरीके से काम कर सकें और किस तरह का फेवरेबल कंडीशन इनको दी जाए, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। ये किस चीज़ की स्टडी करती है कि किस तरह से जो पर्सन हैं, लोग हैं, वो किस तरह से डिफरेंट एजेस में कितना सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का अभी पढ़ा था पीछे, तो उसमें क्या है, हर स्टेज पर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि उस एज में हमें वो काम करना होता है। लाइक आपका 1 ईयर के अराउंड आपको एक जो बच्चा होता है उसको चलना होता है। अब वही बच्चा अगर 3 साल में, 4 साल में चलता है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी है, डेफिशिएंसी है, इसीलिए वो उस जो डेवलपमेंटल जो उसका क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी वो क्या कहती है कि जो डिफरेंट एज है उसमें लोग किस तरह से सीखते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद तक, जब तक उसकी डेथ नहीं होती, तब तक हमारा जो ह्यूमन है, जो पर्सन है, वो क्या है, सीखता है, ये फैक्ट है। तो जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो डिफरेंट एजेस में ये देखती है कि किस तरह से कितना किस स्टेज पर सीखा गया। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट प्राइमरली हेल्प डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल्स यूज्ड टू ट्रेन पीपल टू बोथ एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग। अब जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और मटेरियल्स जिनको यूज़ करके लोगों को ट्रेन किया जा सके, जिससे वो अकोमोडेट कर सकें वर्क सेटिंग्स के साथ और एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है उसको फॉलो कर सकें। दे आर ऑल्सो कंसर्न विद रिसर्च ऑन इश्यूज़ ऑफ रेलिवेंस फॉर एजुकेशन, काउंसलिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। और ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस पर फोकस करती है कि जैसे आपने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी होगी बेटा, तो उसमें क्या था, उसको डिस्लेक्सिया की बीमारी थी बच्चे को, तो वहाँ पर ये क्या है, एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो इस तरह की चीज़ों पर भी फोकस डालते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर क्यों है वो प्रॉब्लम, ठीक है, और उसका डायग्नोस कैसे किया जाए, ठीक है। आपको काउंसलिंग वगैरह जो भी चीज़ दी जाती है वो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आती है, ओके। A related field, school psychology, focuses on designing programs that promote intellectual, social and emotional development of children। देखिए, इसी से एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका एक फील्ड है स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, आपके स्कूल से। अब स्कूल में क्या होता है, आपका स्कूल में क्या होता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इंक्रीज़ किया जाता है, आपको सोशल गैदरिंग सिखाई जाती है, आपको इमोशनल बैलेंस करना सिखाया जाता है। तो ये सब क्या है, हमारी स्कूल साइकोलॉजी में इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि प्रमोट करते हैं किसको, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को हमारी, और सोशल एबिलिटीज़ हमारी बढ़ाते हैं, और इमोशनल डेवलपमेंट भी हमें जनरेट करते हैं, इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। और उन लोगों को भी ट्रेन करते हैं जो स्कूल साइकोलॉजी, जो कि कोई स्पेशल नीडी हैं, जो लोग लाइक आपके डिस्लेक्सिया से पीड़ित हो गए, या फिर
जिन बच्चों में किसी और तरह की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो अनेबल हैं जो लर्निंग प्रोसीजर है उसको पूरा करने के लिए, तो उन लोगों के लिए भी क्या करती है हमारी स्कूल साइकोलॉजी वर्क करती है। दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन अ स्कूल सेटिंग। और जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी की नॉलेज है उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, स्कूल की सेटिंग में। लाइक आपके जो काउंसलर हैं वो ट्रेन करते हैं, आपके टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं कि आपको किस तरह से क्लास के अंदर पढ़ाना है, बच्चों के साथ कैसे बॉन्डिंग करनी है। उसी तरह से वो बच्चों को भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो ये आपका स्कूल साइकोलॉजी का वर्क है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय इन्हांसिंग देयर मोटिवेशन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ अ रिलेटिवली न्यू फील्ड बट इज़ गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड। अब जो आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो क्या करती है, जो आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्चेस के बाद बनाए हैं, तो उनको क्या करती है, उनको अप्लाई करती है। कहाँ करती है, आपकी स्पोर्ट की फील्ड में। और किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए करती है, परफॉर्मेंस। जो आपके एथलीट्स होते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको वो क्या करती है, मोटिवेशन देगी। ठीक है, उनको किस तरह से जो है हर एक चीज़ को डील करना है, ये आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सिखाना है। क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो भी टीम खेल रही है वो जीतेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें किस तरह से डील करना है उस सिचुएशन में। अगर हम हारने वाली कंडीशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ये हमें कौन सिखाता है, आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जो आपके कोचेज़ होते हैं उनके साथ साथ आपके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो वहाँ पर रखे जाते हैं पर्टिकुलर ये स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन करने के लिए, तो उनका क्या काम होता है कि उन बंदों को जो स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं या टीम में सिलेक्टेड हैं इस तरह से ट्रेन करें कि कोई भी कंडीशन फील्ड में आ जाए या कोर्ट में आ जाए तो वहाँ पर डीमोटिवेट ना हो और ईज़िली कॉप अप करके उस सिचुएशन से बाहर निकल आएँ। ये जो आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक न्यू फील्ड है, बट ये एक्सेप्टेंस इसको मिल चुकी है। और आज जितनी भी टीम्स हैं, मोस्टली सभी जितने भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खेले जाते हैं, उनके लिए कोचेस के साथ साथ आपके साइकोलॉजिस्ट भी अपॉइंट किए जा रहे हैं। ओके, अभी जितने भी हमने फील्ड डिस्कस किए हैं, ब्रांचेस डिस्कस किए हैं साइकोलॉजी की, इससे अलग भी कुछ ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की। लाइक the interdisciplinary focus on research and application of psychology has led to the emergence of varied areas like aviation psychology, space psychology, military, rural psychology, forensic psychology, engineering psychology, and managerial psychology, community psychology, psychology of women, and political psychology. Okay, अब ये जो सारे आपके ब्रांचेस आई हैं, ये क्या हैं, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट बाकी चीज़ों का हो रहा है। देखिए हम किस एज में जी रहे हैं, आज कमर्शियलाइज्ड एज है, हर चीज़ कमर्शियलाइज्ड है। आप स्कूल ले लें, आप कोई सा भी फील्ड, कोई सा भी सेक्टर ले लें, सब क्या है, कमर्शियलाइजेशन है। तो जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन होता जा रहा है उसी तरह से हर एक फील्ड में आपकी साइकोलॉजी को प्रीफरेंस दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि हर फील्ड में, जितनी भी फील्ड हैं, हर फील्ड में क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये क्या है, डेवलपमेंट को शो कर रही हैं एक ह्यूमन बीइंग के। तो वहाँ पर क्या है, जिस तरह से जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरह से नई नई ब्रांचेस ओपन हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट नीड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। In the previous section, you got some idea of the various branches of psychology. If you were to ask a simple question about what psychologists do, the usual answer will be that they do several things while working in a variety of settings. However, if you try to analyze their work, you will notice that they basically engage in two kinds of activities. The one is research in psychology, the other is application of psychology. अब हम बात कर रहे हैं जब साइकोलॉजी की, अब कि उसकी थीम्स क्या हैं,
किस थीम को लेकर वो रिसर्च करता है, किस चीज़ को अप्लाई करता है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में किसी से क्वेश्चन करें कि भाई साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो वो क्या कहेगा कि रिसर्च होती है इसमें, ठीक है, रिसर्च होती है और जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अब वो एप्लीकेशंस या रिसर्च की थीम क्या है, किस चीज़ को लेकर वो रिसर्च होती है, किस चीज़ को अप्लाई करा जाता है, ये हम स्टडी करेंगे। यहाँ हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है बेटा कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर हम कभी उनके वर्क को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि वो बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज़ में ही इंगेज होते हैं। ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके रखना है कि पहला क्या होता है, रिसर्च होता है, और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब जो इनकी रिसर्च की थीम्स हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।